पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके थे मीज़ल्स टॉपिक को, जिसमें हमने देखा था मीज़ल्स डिजीज़ क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्री स्कूल्स में चिल्ड्रन में हमें सबसे ज़्यादा दिखती है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, इसको 4 डेज फीवर क्यों कहते हैं, इसमें 3 C's क्या होते हैं। तो प्लीज़ पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर विजिट करें। आर इन लेक्चर्स बाय नर्सिंग ऑफिसर प्रगति यूट्यूब पे आर इन लेक्चर नेम से आपको आराम से विजिबल हो जाएगा ये। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, और नॉलेज के लिए प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर देना चाहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे कि आपको अच्छे लग रहे हैं टॉपिक्स और आप इंटरेस्टेड हो इन टॉपिक्स को, इन चैनल में इन टॉपिक्स को जानने के लिए। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी को जानते हैं। क्या है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मीजल्स? पार्ट 2 में हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन and management from nursing point of view and as well as pharmacological management also. Okay, तो चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। इसमें हमने कॉप्लिक स्पॉट की इमेज देखी थी पार्ट 1 में। प्लीज़ आप विजिट ज़रूर करिएगा पार्ट 2 को देखने से पहले। पार्ट 1 मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, मैंने पहले ही से डाल रखी है। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मीजल्स की तरफ चलते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मीजल्स, अब मीजल्स पैथोफिजियोलॉजी कैसे, मीजल के साइन एंड सिम्टम आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मीजल्स वायरस जो होगा, मीजल का वायरस इन्फेक्ट करता है, ये हमारा इन्फेक्ट्स बाय इन्वेजन, अंदर जाते ही इन्वेट करके। कहाँ पे इन्वेट करता है, किस सिस्टम पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसीलिए कम्युनिकेबल डिजीज है भाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी एपिथीलियम पे, एपिथीलियल। एनाटमी फिजियोलॉजी की क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करिए इस चैनल को, ताकि वो लोग भी इस चैनल पे अच्छे से जुड़ सके और क्लासेस को कंटिन्यूएशन में ले पाए। तो मैं बहुत जल्दी सिस्टम वाइज एनाटमी फिजियोलॉजी क्लासेस इंक्लूडिंग डिजीज कंडीशंस के साथ, ठीक है, स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी मैंने अपकमिंग में ही एक वीडियो डाल रखी है एनजी ट्यूब फीडिंग पे। बहुत अच्छी वीडियोस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी जो नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, आएंगे, उसमें मैंने डाल रखे हैं। आप देखिएगा, जाइएगा, विजिट जरूर करिएगा। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मीजल्स वायरस इन्फेक्ट बाय इन्वेजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एपिथेलियम पे आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, अब क्या होता है, लोकल मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। कौन सा वायरस होता है मीजल्स में? आई थिंक लाइव सेशन नहीं है, तो लाइव सेशन तब स्टार्ट होगा जब बहुत से लोग इस चैनल को जानने लगेंगे, तब हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करें ताकि आपके आंसरिंग भी मुझे मिलना स्टार्ट हो। तो मीजल्स जो होता है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस पॉजिटिव एजेंट था, हमने जाना था आरएनए वायरस, तो उसका लोकल मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब मल्टीप्लाई स्टार्ट होगा ऑफ वायरस। अब इससे क्या होगा, इसका लोकल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो लीड्स टू, ये किस कंडीशन को लीड करता है, लीड्स टू वायरीमिया, यानी वायरस का ब्लड में लोड लेवल बढ़ गया है। और ये कब, सेकेंड एंड थर्ड डे पे ऐसा होने लगता है। इन्वेजन फर्स्ट डे, सेकेंड थर्ड डे पे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये जब वायरीमिया जब बढ़ता चला जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, तब क्या होगा, ये स्प्रेड करेगा, ये स्प्रेड करेगा किस सिस्टम पे, स्प्रेड्स टू रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। ओके, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या सिस्टम होता है, इसमें हम लोग की ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सेल्स आती है जो हमारे बॉडी में आने वाले फॉरेन बॉडीज को, फॉरेन एजेंट्स को एनगल्फ करती, फैगोसिटिक रिएक्शन कॉज करती हैं। ये वायरस क्या करेगा, इसी सेल को जो हम लोग को गार्ड कर रहा था, उसी सिस्टम पे ये इफेक्ट कर जाएगा, उसी सिस्टम को ये खाएगा भैया। ठीक, तो ये जो सेल्स होती है, ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में ये सेल्स आती, अभी मैंने नेम एंडलेस नहीं करा, ये फिजियोलॉजी पार्ट नहीं, बस हम लोग को पैथोफिजियोलॉजी डिजीज कंडीशन की बनानी। अब क्या होगा, ये जो सेल्स होंगी हमारी, सेल्स ऑफ रेटिकुलो, मैं RES लिख दे रही हूँ, RES सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम गेट नेक्रो। अब ये सेल्स को ही मारने लगेगा ये वायरस, क्योंकि वायरल लोड ब्लड में ज्यादा हो गया है।
तो ये सेल्स को नेक्रोज मतलब मारने लगेगा, ठीक है, डैमेज करेगा। ओके, ठीक है। तो ये कौन सा वायरीमिया हो गया ब्लड में? सेकेंडरी वायरीमिया हो गया। ओके, सेकेंडरी। अब और लोड बढ़ गया भाई, पहले तो लोड था, ठीक था, लेकिन अब ये तो हमारे गार्ड सिस्टम जो गार्ड करे, प्रोटेक्ट, उसको इन्हीं सेल्स को मार दिया। और ये कब? 5th and 7th डे में ऐसा देखने को मिलने लगेगा। और यहीं पे ही हमारे सेकेंडरी सिम्टम्स आने लगेंगे, यहाँ पे ही हमारे सिम्टम्स वर्सनिंग और सिम्टम्स स्टार्ट होने लगेंगे। तभी हमारे पहले 3 C's आते हैं, 3 C's, कोरिजा, कंजक्टिवाइटिस, कफ। इसलिए इस डिजीज में 3 C's निमोनिक कॉमन है। ओके, तो ये बन गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मीजल्स। बहुत इजी थी ना, खुद बनाई, बुक में भी है, आराम से आप देख लेना, बुक में भी मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन नॉलेज हो गई। मीजल्स के वायरस आए, इन्फेक्ट करा सिस्टम को, लोकल मल्टीप्लिकेशन हुआ वायरस का, स्प्रेड हुआ, ये हमारी रेटिकुलर एंडोथेलियस, मतलब ये मेन हमारी आरईएस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, जिसमें हमारी वो सेल्स जो हमारे बॉडी को गार्ड करती हैं उसको अफेक्ट करा, और सेकेंडरी वायरीमिया और सेकेंडरी सिम्टम्स आने लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मीजल्स। अब मीजल्स के क्या टाइप होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या टाइप्स होते हैं। अब टाइप हमारा था टाइप्स ऑफ, आई थिंक अगर हम डिजीज रोज की रोज देखते चले ना तो हमारी आधी कम्युनिटी इससे कंप्लीट हो जाएगी। तो रोज का रोज आप आराम से वीडियोस देखिए, कंटिन्यू में रहिए, कहीं ब्रेक भी हो जाता है मुझसे वीडियोस का ड्यू टू हैवी ड्यूटी स्केड्यूल्स, बट कोशिश करती हूँ कि आपको मिल जाए वीडियोस, ताकि आप आराम से अपनी नोट्स को कंटिन्यू करते रहिए। तो पहला हमारे पास आती है मॉडिफाइड मीजल्स, मॉडिफाइड मीजल्स, ठीक, ये बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। सेकेंड आती है हमारी एटिपिकल मीजल्स, and third is hemorrhagic measles, hemorrhagic measles। ओके, अब देखते हैं क्या है भाई, ये सब तीनों के नाम लिए गए हैं तो कुछ तो बढ़िया ही चीजें होंगी। तो मॉडिफाइड मीजल्स जो पार्शली इम्यून इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनमें कभी हुई होगी और उस वजह से वो इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं, उनमें देखने को मिलती हैं। पार्शली ऑब्जर्व्ड इन partially immune individuals, immune person, ठीक। सिम्टम्स इसमें माइल्डर होते हैं, कैसे होते हैं? माइल्ड लेवल पे होते हैं, ठीक। अब एटिपिकल क्या होता है? ये प्रीवियसली जो इम्यूनाइज्ड पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलती है, प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड, जिनमें वैक्सीन लग गई होती है पर्सन्स में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है? रैशेस, रैशेस यानी सेकेंडरी स्टेज जो थी हमारी, दैट इज प्रोडोर्मल फेज, नो सॉरी इरप्टिव फेज, ज़ैंथिमा, स्किन रैशेस ऑक्यूपाइंग, सबसे कॉमनेस्ट, सबसे पहले रैशेस हम लोग को कहाँ देखने को मिलती है? बिहाइंड ऑफ ईयर, मीजल्स में। ध्यान रखिएगा क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज में यही सबसे बढ़िया कि रैशेस सेंट्रल सिस्टम में कहाँ देखने को, इसमें बिहाइंड ऑफ ईयर में रैशेस विथ हेपेटो स्प्लीनोमेगैली, ठीक। और सेंसरी सिम्टम्स भी दिखते हैं हम लोग को इसमें। अब हमारे पास आती है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक मीजल्स क्या होता है? हमारी हेमोरेजिक मीजल्स क्या है? हेमोरेजिक मीजल्स जो होती है वो कैटेगराइज होती है किससे? कैरेक्टराइज्ड बाय किन सिम्टम्स हम कहेंगे हेमोरेजिक है? हाई फीवर होगा, कल हम क्लास कंडक्ट करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन में, टेम्परेचर, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, ठीक है। तो प्लीज़ कल की वीडियोस, आज की वीडियोस सब देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, बहुत माइन्यूट सी नॉलेज। जो आप जब सोचते हैं कि टेम्परेचर थर्मामीटर लगाया बस टेम्परेचर आ गया, नहीं,
कल आप देखिएगा क्या आप कितनी चीज़ें आप लैक कर रहे हो। तो प्लीज़ फीवर के ऊपर कल क्लास होगी, टेम्परेचर के ऊपर, कन्वर्जन्स, डेलीरियम, स्टूपर, कोमा। ओके, ब्लीडिंग और वर्सनिंग में हम देखें हेमोरेजिक करें तो ब्लीडिंग मिलेगी हम लोग को कहाँ से, फ्रॉम माउथ, नोज एंड बावल। ठीक, और ये आगे जाके डेथ को, अगर यही रहा तो डेथ तो हो ही जाएगी। तो ये रही हमारी टाइप्स ऑफ मीजल्स। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आगे हमारी बात आती है कॉम्प्लिकेशंस, कि मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। ठीक, अब मीजल्स की कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे हम लोग। तो सिस्टम वाइज देखते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के में देख लेते हैं, और ब्रेन में अगर चलेंगे तो एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। डाइजेस्टिव में देख लेंगे, न्यूरो में, डायरी और डाइजेस्टिव में हो जाएगी, एंड अदर्स पे भी देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी में क्या मिलता है हम लोग को। रेस्पिरेटरी में लेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर पार्ट ऑफ ईयर, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, एलओसी, याद रखिएगा एलओसी। ठीक है, निमोनिक बन गया अपने सामने ही एक बढ़िया सा, लिम्फ एडिनोपैथी। बढ़िया सा भी मैं आपको बता रही हूँ निमोनिक इसका एक लर्न करने का। इंटेस्टाइनल इंटरस्टिशियल निमोनिया, टाइप्स ऑफ निमोनिया का एक पार्ट होता है इंटरस्टिशियल लेयर ऑफ लंग्स की जो इफेक्टिवनेस होती है। ब्रोंको निमोनिया, देन प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी टीबी। निमोनिक याद रखने के लिए बढ़िया सा एक है एलओसी, एलओसी भी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है आर्मी वालों के लिए। आईबीपी, आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जो हमारी बॉर्डर पर पुलिस होती है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, और एलओसी। ठीक, दोनों बॉर्डर की बात हो रही है। तो एल फॉर लेरेंजाइटिस, इसका एल। ओ फॉर ओटाइटिस मीडिया, ये निमोनिक है बढ़िया लर्न करने का। सी फॉर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। आईटी मीन्स इंटेस्टाइन, इंटरस्टिशियल निमोनिया, सॉरी नॉट इंटेस्टाइनल। बी फॉर ब्रोंको निमोनिया, एंड पी फॉर प्राइमरी टीबी। तो ये हो गया हमारा निमोनिक रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को याद करने का। आईटीबीपी एलओसी पे है। ठीक, अब आता है न्यूरो की तरफ चलते हैं। तो हमारा न्यूरो की तरफ में अगर हम देखें तो उसमें एनसिफेलाइटिस, एनसिफेलाइटिस, ठीक, एनसिफेलाइटिस। ओके, डाइजेस्टिव की तरफ चलते हैं, और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है पैन एनसेफेलाइटिस। ठीक है, डाइजेस्टिव की तरफ हम चलते हैं तो परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। और हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन में, माल नरिश्ड में, क्योंकि वीकनिंग टायर्डनेस आने लगती है, तो उसमें हमारा देखने को क्या मिलता है, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एंड ज़ेरोप्थैल्मिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, ज़ेरोप्थैल्मिया। अदर्स में अगर हम देखें, बहुत लेटर कॉम्प्लिकेशंस में, अदर्स में अगर हम बात चले, और अदर्स में और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती है, वो होता है अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, यही रैशेस अगर सीवियर हो जाए तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। सिर्फ सिंड्रोम का मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें होती है, सिर्फ रैशेस ही नहीं होता है। एंड डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर सेलुलर डिजीज होती है, डीआईसी, ये भी हमारी
एक तरीके से स्किन की डिजीज़ भी होती है एंड ब्लड डिसऑर्डर होता है मेनली हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ कॉम्प्लिकेशंस का। कॉम्प्लिकेशंस के लिए रेस्पिरेटरी के लिए बहुत बढ़िया सा निमोनिक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें सब टॉपिक क्या रहेगा हमारा, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा मीजल्स है, तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस में हमने जब मीजल्स पार्ट 1 में आप देखेंगे जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 3 C's पढ़े थे। तो वो 3 C's क्या थे, ये 3 C's थे कोरिजा, कोराइजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। और ये हमारी प्रोडोर्मल स्टेज यानी प्रोडोर्मल फेज कैटारल स्टेज के सिम्टम थे, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस। तो ये 3 C's सबसे पहले देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। देन हमारा आता है, देन जो हमें देखने को मिल सकता है वो होता है कॉप्लिक स्पॉट। बहुत बढ़िया, कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट हमने पढ़ाई था, क्या था, टेबल सॉल्ट जैसे अपीयरेंस मिलते हैं लोअर बकल म्यूकोजा में, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में आपको इसकी इमेज प्लस इसकी डेफिनेशन बिल्कुल मिलेगी, तो पार्ट 2 को पढ़ने के लिए प्लीज पार्ट 1 में जरूर जाए। कॉप्लिक स्पॉट, ये जो हम विजुलाइज कर पा रहे हैं, ये सिम्टम्स है जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, कॉप्लिक स्पॉट हो गया, ठीक। देन क्या होता है, देन अब टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो टेस्ट जो होता है कंफर्म्ड होता है वायरस आइसोलेशन एंड कंफर्म्ड बाय मीजल्स जो थी, कंफर्म्ड किस टेस्ट होती है, वायरस आइसोलेशन एंड सेरोलॉजिकल। प्लीज वीडियोस के साथ आप अपनी कॉपी रख लिया करिए, नोटबुक रख लिया करिए और साथ ही में नोट्स बनाते चलिए। अलग से ये सोचे कि आज वीडियो देख रहे कल नोट बना रहे, ये बहुत एक्टिक हो, ये बहुत लेंदी होगा, तो साथ में नोट साथ में वीडियो चलिए, ठीक। स्पेसिफिक कौन सी एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट करते हैं इसमें, आईजीएम, आईजीएम प्लीज बी श्योर, आईजीएम। कब ये अपीयर होती हैं, अपीयर्स 30 to 60 days आफ्टर रैश, ओके। एलिजा मोर सेंसिटिव है और एलिजा टेस्ट भी होता है इसमें, एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट टेसे, ओके। एक और इसमें होता है 4-fold राइस। इसमें क्या होता है कि हम 2 सैंपल्स लेते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं और उसमें हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी टाइटर 4-fold राइस एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट होता है, नेम याद कर लीजिए, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, उसको उसमें ही जाने तो बेहतर है। 4-fold राइस एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट, इसलिए जब से मेन क्या है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, इसको याद है कि अगर कोई 4-fold राइस एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट भेज रहा है तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, ये मीजल्स के लिए हो रहा है टाइटर टेस्ट 4-fold राइस। तो इसमें क्या है कि वो पेशेंट में हम अभी हमारे एक तरीके से शक में है कि पेशेंट जो चाइल्ड आया है प्री स्कूलर चिल्ड्रन उसको हो भी सकता है नहीं भी, तो हम उस चाइल्ड को पहले ही आइसोलेट कर ले कि अदर चिल्ड्रन इन वार्ड हमारे चिल्ड्रन वार्ड में इफेक्ट ना हो, ठीक है। और खुद को भी हम अपने पीपी में रखें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में अपने आप को उसको नर्सिंग केयर दें, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया अब हमारा पार्ट आता है नर्सिंग। क्या पार्ट आता है हमारा, नर्सिंग का पार्ट आता है, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। फार्मा की भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही, ताकि आपका सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देना है, जिसमें हम ड्रग्स पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ड्रग्स क्या क्या रहने वाली हैं, ड्रग्स क्या क्या रहेंगी ड्रग्स। तो ड्रग्स के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या ड्रग्स रहेंगी। ड्रग्स जो रहने वाली हैं हमारी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, हाई ग्रेड फीवर रहता है इसमें तो इसलिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और पीसीएम, ठीक। कफ लिंक्टस सिरप,
एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, फॉर टू ट्रीट सेकेंडरी सिम्टम्स। आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन फॉर पेन, फॉर रिड्यूसिंग पेन, ओके। एंड ब्रोंकोडायलेटर्स, कफिंग होगी तो ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। अच्छा, मैं क्लिनिकल में थी तो एक हमारे कंसल्टेंट इंचार्ज थे, उन्होंने अपने जेआर से क्वेश्चन करा कि पेशेंट को नेबुलाइज नहीं करना है ड्यूलिन ब्यूडिकॉट से, और उन्होंने ऑब्जर्व ये करा कि उसको स्पूटम में ब्लड आ रहा था, तो उन्होंने ड्यूलिन और ब्यूडिकॉट क्यों रोका, उन्होंने अपने जेआर से क्वेश्चन करा था। तो आंसर तो ये मतलब उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने अपने जेआर से पूछा कि क्यों, मतलब हम नहीं देंगे ये ड्यूलिन ब्यूडिकॉट, रोक दो, क्यों रोक दो। आंसर ये है इसका कि हम ब्रोंकोडायलेटर्स यानी ड्यूलिन और ब्यूडिकॉट से इसलिए रोक देंगे क्योंकि ये डायलेट कर रहे हैं, और सीओपीडी का पेशेंट था वो, तो वो कफिंग कर रहा था। उस ब्यूडिकॉट का काम क्या है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायलेट करता है, और सीओपीडी का पेशेंट जो था वो ऑलरेडी कफ कर रहा था, उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था ऑलरेडी वर्सन था, कफिंग कर करके ऑलरेडी वो इतना वर्सेंड हो चुका, इतना खराब हो चुका है कि वो जरा सा भी प्रेशर लगा रहा था तो ब्लड आ रहा था, और ब्लड आ रहा था प्रेशर ही लगाने पे, और हम उसको खींच के डायलेट कर दे रहे तो और ब्लड आएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसको आप एनएस से नेबुलाइज कराइए सिस्टर, और आप ब्रोंकोडायलेटर्स मत दीजिए। ब्रोंकोडायलेट, ये क्वेश्चन उनसे था कि क्यों नहीं देना, उन्होंने सिस्टर से नहीं पूछा, हालांकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा है क्वेश्चन, उन्होंने उनसे पूछा, तो फिर आंसर इसका ये था, उन्होंने बाद में समझाया क्यों नहीं देना। तो आप हर चीज़ का रैशनल पूछिए, भले ही आपकी वो पार्ट ऑफ नॉलेज में ना आए, बट प्लीज आस्क कि हम ब्रोंकोडायलेटर्स इसको क्यों नहीं दे रहे। हालांकि वो तो नेबुलाइज ब्रोंकोडायलेटर, जितना हम उसको नेबुलाइज करेंगे उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, बट इससे नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, इसका आंसर ये था। ठीक, एंटीएमेटिक इफ अ चाइल्ड फील्ड एमिट्स, एंड विटामिन ए सप्लीमेंट जेरप्थैल्मिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए सप्लीमेंट्स। ये हो गया हमारा ड्रग। ठीक है, अब हम चलते हैं नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे कॉमनेस्ट चीज़ क्या हम बच्चे के लिए हम कर सकते हैं। ठीक, तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं नर्सिंग से। शिक्षा कहीं से भी ली जाती है, नॉलेज के लिए कोई ये नहीं है कि वो डॉक्टर तो उनको जानना ज़रूरी है और हमको नहीं, नहीं हमको भी जानना ही ज़रूरी है, उनको भी ठीक है, अच्छी बात है, वो तो उनका पार्ट है जानने का, बट हमको भी इतना। तो प्लीज़ अपने क्लिनिकल्स में क्वेश्चंस को रेज करिए, भले ही आपको वो आंसर नहीं देते, आप कहीं और से रेज करिए, कहीं और से उसका आंसर नहीं, लेकिन क्वेश्चन आप वहीं से क्वेश्चंस को ढूंढते रहिए। क्वेश्चन जितने मिलेंगे उतना आपका ब्रेन एक्सपैंड करेगा, उतना आपका ब्रेन सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, फेब्राइल स्टेज है बेड रेस्ट, सूदिंग एनवायरनमेंट। नर्सिंग केयर प्लान में बहुत लिखा है, प्रोवाइड काम एंड सूदिंग एनवायरनमेंट। क्या है भाई, यही है, उसको एनवायरनमेंट अच्छा देना है, चैं पैं भैं नहीं करवानी है। ठीक, ज़्यादा विजिटिंग ऑफ क्लाइंट्स मना करना है, पेशेंट के रिलेटिव्स को रोकना है। यहाँ पे सिर्फ पेशेंट की मेन केयर टेकर रहे, जैसे कि उसकी मदर, अगर फादर से अटैचमेंट है तो फादर, ज़्यादा हमें मोबिलिटी ऑफ विजिटर्स रोकने हैं। ठीक, ठीक हो जाए बच्चा, आप आराम से ले जाओ, खिलाओ, अच्छी बात है। आइसोलेशन, कब आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना है पेशेंट बच्चे को, आइसोलेट अप टू 4 to 5 days आफ्टर रैश। आफ्टर रैश पे जब रैश आ जाएंगे तब हमको, क्योंकि ये बहुत कम्युनिकेबल स्टेज है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना रैश वाली स्टेज को कटहरल स्टेज बोलते हैं। कटहरल का मतलब होता है हाईली कंटेजियस। आफ्टर रैश बहुत ज्यादा फैलने वाली स्टेज है। ठीक है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है बच्चे की, एजुकेट, आ गया अपना हेल्थ टॉक,
ठीक है, BSc वालों हेल्थ टॉक भाई, हेल्थ टॉक बनाना है तो पॉइंट्स यहीं से निकालने हैं। स्किन हाइजीन मेंटेन रखनी क्योंकि रैशेस है, मेंटेन स्किन हाइजीन। अपने सारे नर्सिंग केयर प्लान के पॉइंट उठा लेना इसमें से, अगर बनाने हो मीजल्स का। आपने अगर बच्चा क्लिनिकल में हो और टीचर ने इंस्ट्रक्टर ने बोल रखा है कि एनसीपी बनानी, तो एनसीपी के पॉइंट बढ़िया मिल रहे हैं आपको। आई केयर, भाई बच्चे की आई केयर करनी है अल्सरेशन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। बच्चे को ओरल फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, उसका फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। ब्रेस्टफीड पे है तो ब्रेस्टफीड उसको कंटिन्यू करानी है, ठीक है। वोमिटिंग हो गई है तो आईवी फ्लूइड्स, और वो भी मैनेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चाइल्ड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माल नरिश्ड में हम लोग को क्या देखना है, चाइल्ड न्यूट्रिशन बराबर रहे, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन रहे, स्टेटस देखना, ठीक। प्रोटीन, उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है हमें, ठीक। मसल मास प्रोटीन एंड कैलोरी इंटेक हाई होना चाहिए, एनर्जी भी रहे और उसका मसल मास लॉस ना हो, इंटेक हाई होना चाहिए, ठीक। मिल्क विथ शुगर, एग जूस एक्सेट्रा शुड बी गिवन। मतलब हम जो है मिल्क के साथ, मिल्क विथ शुगर कैलोरी वगैरह मिलेगी, एंड एग प्रोटीन जैसे कि हो गया, जूस वगैरह दे सकते हैं हाइड्रेशन मेंटेन के लिए, हम पेशेंट बच्चे को दे सकते हैं, ठीक। फीवर को ड्रग की जो बात कर ली, टेपेट स्पंजिंग, हाई ग्रेड फीवर है तो टेपेट स्पंजिंग। सब नर्सिंग केयर प्लान के पॉइंट्स निकल रहे, तो BSc वालों प्लीज लाइक शेयर करना जरूर, ठीक। सीवियर कफ है, सीवियर कफ है, नेबुलाइज करना है, ठीक। नेबुलाइज हाईली कंटेजियस स्टेज है तो प्लीज उसका मास्क, नेबुलाइजर मास्क उठा के नॉन मीजल बच्चे को नहीं देना है, ठीक है। उसका मास्क उसी का होना चाहिए, ये आपका मास्क है, उसको चेंज भी कर देना है। इफ बल्क अवेलेबिलिटी आपके वार्ड में, प्लीज चेंज कर दीजिए, मत रखिए। आपके पास अगर आ रहा है आप नेबुलाइजर के लिए पर पर्सन पे करिए, चेंज करिए, या फिर उसको ऑटोक्लेविंग के स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजिए, ठीक है। ट्यूब वगैरह के लिए गामा रेस जो होती है स्टेरिलाइजेशन में यूज होती हैं, ओके। या मतलब क्वेश्चन में आंसर बता रही हूँ कि ये है चीज कि कैसे हम प्लास्टिक आर्टिकल्स को स्टेरिलाइज करते हैं। विटामिन ए बात करी थी ना, विटामिन ए सप्लीमेंट हमें देना है, तो विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए की हमारी डाइल्यूट फॉर्म में आती हैं, छोटी छोटी बॉटल्स में आती है, सिरप्स आती हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है बच्चों को ज़ेरोप्थैल्मिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। और ये कब, अबव 1 ईयर ऑफ एज, अबव 1 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल 2 कंसेक्यूटिव डेज के लिए, 2 दिन बराबर। इधर से लिख देते हैं, फॉर 2 consecutive days, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हमारी जो मैनेजमेंट है कॉम्प्लिकेशन की एसेंशियल है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो एंटीबायोटिक्स देनी है। कन्वर्जेंस वगैरह आने लगे हैं बहुत, मतलब ये एंसेफेलाइटिस वगैरह की कंडीशन आ जाएगी तब हमारे कन्वर्जेंस वगैरह दिखने लगेंगे, पहले दिखने लगेंगे, तो उसमें हम डाइजिपाम, फिनोबार्बिटोन वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ ये मैनेजमेंट। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट के लिए वैक्सीनेशन बनी है ना भाई, प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन, इसीलिए बोल रहे हैं वैक्सीनेशन पे हमारी जो इंद्रधनुष प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस करें कि ये डिजीज़ इरेडिकेट हो यार, ये डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, इरेडिकेशन पे आए। ये डिजीज़ को, कम्युनिकेबल डिजीज़ को इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम्स इसीलिए चला रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रिवेंट के लिए वैक्सीन्स है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं जो गुड प्रोटेक्शन हम लोग को देती हैं ससेप्टेबल चिल्ड्रन में। और ये कब दी जाती है, 9 to 12 मंथ्स तक दी जाती हैं। और रीवैक्सीनेशन 18, प्रिवेंशन हेडिंग डाल के देख लेते हैं। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, कब कब देते हैं लाइव एटेन्यूएट, हम इम्यूनाइजेशन बढ़िया से पढ़ेंगे बट अभी ये जाने लाइव एटेन्यूएटेड
मीजल्स वैक्सीन है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती है ना, तो उसमें लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सिन्स की वैक्सीन होती, वैक्सीन है। ये कब कब देते हैं, 9 to 12 मंथ्स पे। और रीवैक्सीनेट कब करते हैं, रीवैक्सीनेट 18 years of age, sorry 18 months of age, 18 months not 18 age, 18 months of एज पे रीवैक्सीनेट करते हैं। MMR मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन होती है, ठीक है। अभी मीजल्स के बाद हम आएंगे मम्स पे आएंगे, रूबेला पे आएंगे, ठीक। और पैसिव इम्यूनाइजेशन इज एक्सपोज्ड इन, पैसिव इम्यूनाइजेशन हम इन्फेंट्स में करते हैं जिसमें हम गामा ग्लोबिन IM देते हैं 0.25 ml पर kg ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 year। लिख लीजिए आप, पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होता है पहले से, एक्टिव मतलब जो एक्टिव के पैसिव इन इन्फेंट्स करते हैं, तो क्या देते हैं इनमें, गामा ग्लोबुलिन देते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं। कैसे देते हैं, IM रूट से देते हैं। कितना, 0.25 ml पर kg ऑफ चाइल्ड, और ये किनको देते हैं, लेस देन 1 year ऑफ एज को। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया अपनी पैथोफिजियोलॉजी, मीजल्स की पैथोफिजियोलॉजी क्या है इस पार्ट 2 लेक्चर में, टाइप्स ऑफ मीजल्स क्या है हमारी, देन कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस मिलती है, बढ़िया सा निमोनिक देखा, ITBP LOC पे, देन हमने देखा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस कैसे कैसे होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में पॉइंट्स देखें, ड्रग्स में देखें ड्रग्स कौन कौन सी इनमें यूज़ होती, नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, साथ ही प्रिवेंशन के लिए हमने वैक्सीन्स देखी। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप मीजल्स की पार्ट 1 वीडियो पे ज़रूर जाइएगा, तभी आप पार्ट 2 की वीडियो को क्लियर कर पाएंगे, और वीडियो के साथ लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, ठीक। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ हम मिलेंगे, वो रहेगी हमारी डिप्थीरिया। एंड यस, आज हमने एक वीडियो अभी अपलोड करी है थोड़ी देर पहले पे NG फीडिंग ट्यूब पे, उस पर प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे डाउट्स क्लियर करे हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस उससे आपको देखने को मिलेंगे जो आपके प्रायोरिटी बेस्ड निकलते हैं नॉर्सेट वगैरह में, एज वेल एज हमारे स्टेट एग्जाम्स में। तो प्लीज़ ज़रूर जाके उसको देखिएगा, ठीक है। और यस, एट लास्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब RN lectures on YouTube by Nursing Officer Pragati. Thank you. Next day, next topic.